and nucleophiles. So electrophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction, SN1 reaction, SN2 reactions. तो इनके अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आपको पता होना जरूरी है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? सो इलेक्ट्रो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, एंड फाइल, फाइल का मतलब होता है लवर। सो इलेक्ट्रॉन का लवर, और जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करता है या जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है या जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, सो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड फाइल, तो फाइल का मतलब होता है लवर। ओके, फाइल मतलब लवर, लाइक करने वाला, लव करने वाला। ओके, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को कौन लाइक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कौन लव करेगा? तो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ओके, वही इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। जिसके पास में ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स को लाइक नहीं करेगा। तो जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या फिर जो कटायन है, कटायन, राइट, कटायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि उन पे प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज है मतलब ही वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जनरली जो कटायंस होते हैं या फिर जो न्यूट्रल भी होते हैं बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम्स, ऐसे ग्रुप, ऐसे स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। सो देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में क्या कहा गया है। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पेसीज। पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्या ये जरूरी है क्या इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज ही होना चाहिए? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल्स ये न्यूट्रल स्पेसीज भी हो सकते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स। न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ऐसे न्यूट्रल स्पेसीज। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स को लाइक करते हैं, दोज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रॉन को लाइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन उन्हें चाहिए, इसी का मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। दे कैन बी कैटायन और दे कैन बी न्यूट्रल एटम्स। ओके, सो आपको इलेक्ट्रोफाइल से काफी बेसिक कंसेप्ट है, काफी बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफाइल। ओके, देन न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल, तो जैसा हमने इलेक्ट्रोफाइल देखा उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब न्यूक्लियस को लाइक करने वाला, न्यूक्लियस को लव करने वाला न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियस मतलब क्या है पर्टिकुलरली? न्यूक्लियस में कौन से चार्जेस होते हैं? तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है? तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज मतलब जो प्रोटॉन्स को लाइक करता है, पॉजिटिव चार्ज को लाइक करता है, न्यूक्लियस को लाइक करता है, मतलब उसमें वो क्या होगा? तो खुद निगेटिवली चार्ज होगा, अनायन होगा। अगर कोई निगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, या वो खुद अनायन है, अनायन, ओके, या इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में है, तो ऐसा जो स्पेसीज होता है दैट स्पेसीज इज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्या? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अ न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, टू एन इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इन रिलेशन टू अ रिएक्शन। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इनके बीच में रिएक्शन होती है। रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? तो रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? तो इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसमें कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है? ओके, किसी रिएक्शन में यदि न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? क्या लगता है आपको, बताइए कौन डोनेट करेगा? बताइए, बोलिए। यस, न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिक कंसेप्ट पे, बेसिक जो लॉजिक है उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कोई न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल देंगे और इसमें पूछेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अभी आपको ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के अलावा एसिड बेसिस की भी डेफिनेशंस पता होगी, वो डेफिनेशन पे हम बाद में जाते हैं। अभी ये स्टेटमेंट जो है न्यूक्लियोफाइल का वो मैं रीड कर लेता हूं। So, a nucleophile donates an electron pair to an electrophile to form a chemical bond in relation to a reaction. अब जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग भी होगा, रिएक्शन होगी और नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। ओके, सो a nucleophile donates an electron pair to an electrophile to form a chemical bond in relation to a reaction. As nucleophiles donate electrons, they are Lewis bases. ओके, दे आर लेविस बेसिस। नाउ आई होप कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है एसिड्स एंड बेसिस की, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वो आपको पता होगी। सो मुझे बताइए एसिड्स में बेसिक कंसेप्ट में अरेनियस थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी व्हाट आर एसिड्स? अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी व्हाट आर एसिड्स? बताइए, बता सकते हो? Arrhenius theory, according to Arrhenius theory, what are acids? क्या होते हैं एसिड्स? So, acids are the agents or chemical substances which produce hydrogen ion in aqueous solution. In aqueous solution. Okay? एक्वेस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन देंगे या प्रोटॉन जनरेट करेंगे, दोज आर द एसिड्स। एंड बेसिस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी? सो बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस और व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वेस सॉल्यूशन। ओके, सो ये थ्योरी किसका हो गया? ये अरेनियस का हुआ। इसके अंदर ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट आती है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट में कॉन्जुगेट एसिड बेस की कंसेप्ट आ जाती है, कॉन्जुगेट एसिड बेस। एंड जो कॉन्जुगेट एसिड बेस की कंसेप्ट है उस पे काफी बार क्वेश्चन आया है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कंसेप्ट पे बहुत बार एमसीक्यूज आए हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी आए हैं। न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को, मेडिसिनल केमिस्ट्री को एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को भी, तब हमें ये न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट पे, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस के कंसेप्ट है उस पे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के हिसाब से एसिड क्या है? तो एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर H प्लस डोनर इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड होता है, और बेस क्या होता है? तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है केमिकल रिएक्शन में वो होता है बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर इन अ केमिकल रिएक्शन इज अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। ओके, एंड लेविस कंसेप्ट क्या कहती है? तो लेविस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो भी सब्सटेंस, जो केमिकल, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो स्पीसीज एसिड होता है, एंड जो स्पीसीज एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो स्पीसीज बेस होता है। दैट इज द लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है एसिड्स एंड बेसिस की, जो कि मैंने इसके अंदर में दिया नहीं है, सो आई होप कि वो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगी। तो एसिड्स एंड बेसिस की जो थ्योरीज है, तो ये थ्योरीज भी आगे हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो वहां पे भी ये एसिड बेस के कंसेप्ट हमको पढ़ना होगा। ओके, तो यहाँ पे जनरली जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं तो दे आर बेसेस, लेविस बेसेस होते हैं, लेविस बेसेस। ओके, देन नेक्स्ट SN1 रिएक्शन है, SN1। सो व्हाट डज इट मीन? SN1 का मतलब क्या होता है? तो SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे 1 आया है, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एंड S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो ओनली वन कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन यदि ओनली वन कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है तो दैट इज द SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब अभी अभी हमने देखा है। ओके, तो
where a rate determining step involves only one component. So this is SN1 reaction. तो SN1, SN2, A1, A2 ये जो रिएक्शंस है, इस पे काफी बार काफी एग्जाम्स में एमसीक्यूज पूछे गए हैं. इसको आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, SN1, SN2 को. देन SN2, यहाँ पे 2 मतलब बायोमोलिकुलर. बायोमोलिकुलर का मतलब क्या होगा? तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन दो कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो दैट इज द SN2 रिएक्शन. So SN2 reaction is bimolecular nucleophilic substitution reaction where the rate of determining step involves two components. Okay. Then rate determining step क्या होती है? तो जब रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म में यदि एक से ज्यादा स्टेप्स हो, तो उन स्टेप्स में जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, स्लोएस्ट, दैट स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. ओके. देन E1 reaction. Okay. E1 reaction is the elimination reaction. वन दैट इज यूनिमोलिकुलर. यूनिमोलिकुलर का मतलब हमने अभी अभी देखा है. तो E1 रिएक्शन इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब यहां से कोई ग्रुप या कोई एटम एलिमिनेट हो जाएगा. ओके. एंड ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है वेयर रेट इज K इंटू RLG. ये LG क्या है? LG इज द लिविंग ग्रुप. ओके. LG इज लिविंग ग्रुप. तो E1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप जो है वो छोड़ के जाता है, एंड वो कितनी स्पीड से जाता है, कितनी तेजी से जाता है, उसके ऊपर में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा. तो जो E1 रिएक्शन होती है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसका जो रेट होता है, इसका जो स्पीड होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो ये एक सिंगल कंपोनेंट जो है RLG, मतलब लिविंग ग्रुप का. तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कितने तेजी से जाता है उस पर डिपेंड करता है. सिंगल कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई इट इज E1 रिएक्शन. So E1 reaction. So this implies that the rate determining step of the mechanism depends on the decomposition of a single molecular species. Single molecular species के decomposition पे, breaking पे rate of reaction depend करता है. That's why it is E1 reaction. Then E2 reaction. E2 reaction is an elimination bimolecular reaction. Okay, bimolecular मतलब यहाँ पे दो components रहेंगे, दो मॉलिक्यूलर स्पीसीज रहेंगे जिसके कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. तो जैसे कि यहाँ पे K इज द रेट कांस्टेंट. ओके. K इज रेट कांस्टेंट. ओके. B फॉर बेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस, एंड RLG ये एक रिएक्टेंट. तो यहाँ पे बेस एंड RLG ये जो दूसरा है, तो इन दोनों के भी कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई इट इज E2 रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन. So this implies that the rate determining step involves an interaction between two species. Okay. तो यहाँ पे E1 E2 रिएक्शन जो है इस पे भी MCQs आते हैं. बट एंड जैसे कि सिपाही फार्मा यदि एग्जाम है, तो सिपाही फार्मा में जनरल साइंस जनरल नॉलेज में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है SN1 SN2 पे, एंड इसके पहले पूछा गया है. ओके. नाउ नेक्स्ट बेंजीन एक्टिवेटर्स. सो बेंजीन एक्टिवेटर्स का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने वाले, मतलब जो भी ग्रुप्स या एटम्स बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, दोज आर द बेंजीन एक्टिवेटर्स. तो मतलब जो ग्रुप बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे, दोज आर द बेंजीन एक्टिवेटर्स. एंड उसके बाद में बेंजीन डीएक्टिवेटर्स है. तो जो भी ग्रुप्स बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, दोज आर द बेंजीन डीएक्टिवेटर्स. तो बेंजीन एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा करके बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं. तो बेंजीन डीएक्टिवेटर्स जो होते हैं वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके स्पीड को कम करते हैं, उसके रेट को कम कर देते हैं. तो यहाँ पे आपको बेंजीन एक्टिवेटर्स के एग्जांपल्स में जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स है, अल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल, इथाइल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, अमाइनो ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, ये एग्जांपल्स आपको याद रखना जरूरी है. ओके. दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन केस ऑफ बेंजीन एक्टिवेटर्स. और बेंजीन डीएक्टिवेटर्स में जो एग्जांपल्स है, तो बेंजीन डीएक्टिवेटर्स में एग्जांपल्स में आपके पास में नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अल्डिहाइड एंड कीटोन है. ओके. देन हैलोजन्स है, साइनो ग्रुप्स है. तो ये जो ग्रुप्स है ये बेंजीन डीएक्टिवेटर्स है, मतलब बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उस रिएक्शन का रेट ये कम कर देते हैं. ओके. तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग इसको. सो हियर बेंजीन एक्टिवेटर्स.
So benzene activators are substituents attached to a benzene ring that enhance the electron density of the aromatic ring and thereby increase the rate of electrophilic aromatic substitution reactions. Electrophilic aromatic substitution reaction important. Benzene activators include alkyl groups like methyl, ethyl, hydroxyl group, amino group, alkoxy group, like methoxy, etc. Okay, तो एग्जांपल्स को ध्यान में लीजिए. देन नेक्स्ट बेंजीन डीएक्टिवेटर्स. तो बेंजीन डीएक्टिवेटर्स में बेंजीन डीएक्टिवेटर्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स attached to a benzene ring that decrease the electron density of the aromatic ring and thereby decrease the rate of electrophilic aromatic substitution reaction. Okay, benzene deactivators are इसके examples. तो नाइट्रो ग्रुप्स, कार्बोक्सी ग्रुप, aldehyde and ketone ग्रुप्स, हैलोजेंस, साइनो ग्रुप्स एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये एक टॉपिक कवर किया बेंजीन एक्टिवेटर्स एंड डीएक्टिवेटर्स. अभी ये सभी टॉपिक्स आप लोगों ने पीओसी 1 में पढ़ा होगा. नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक आइसोमर्स का है. आइसोमर्स. ओके, तो आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural or special arrangement of the atoms within the molecule. Okay, अभी जैसे कि यदि हम यहाँ पे CH3O की बात करते हैं, CH3O ओके, एंड दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे CH2OH. ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास में है. अभी मुझे बताइए यहाँ पे CH3O, व्हाट इज दिस? CH3O क्या है? बताइए नाम इसका. CH3O का नाम बताइए. नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल बताइए. यस, आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. CH3O क्या है बताइए. पता नहीं है तो Na टाइप कीजिए. टाइप Na. वेरी बेसिक है, बहुत बेसिक लेवल पे है. आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए. हमने शुरू में कवर किया था फंक्शनल ग्रुप्स. सो बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पता होने चाहिए. इट इज डाइमिथाइल. यस, डाइमिथाइल है. उसके आगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? डाइमिथाइल कीटोन है, डाइमिथाइल अल्डिहाइड है, डाइमिथाइल ईथर है. डाइमिथाइल क्या है? इट इज डाइमिथाइल. सही है. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये बताइए. डाइमिथाइल तो है, ठीक है. तो ये जो है ये आपका स्ट्रक्चर जो आ रहा है ये ROR इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है, राइट? ROR. सो ROR क्या होता है? व्हाट इज ROR? कौन सा ग्रुप है ये? ROR कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सो ROR इज इथर. ये इथर फंक्शनल ग्रुप है. कौन सा है? इथर. इट इज द इथर फंक्शनल ग्रुप है ये. एंड ये जो है CH3O, दिस इज डाइमिथाइल ईथर. डाइमिथाइल ईथर और मिथॉक्सी मीथेन. डाइमिथाइल ईथर है या मिथॉक्सी मीथेन है. अब इसका नाम बताइए. CH3CH2OH ये क्या है? व्हाट इज इट? बताइए, इसका तो बता दीजिए. ये तो सभी को पता होना ही चाहिए, होगा ही, सभी को पता होगा. बताइए. CH3CH2OH. यस, इथेनॉल. इट इज द इथेनॉल. ये इथेनॉल है. ओके, इथाइल अल्कोहल है. अब दोनों में आप नंबर ऑफ एटम्स जो है वो काउंट कीजिए. तो इसका अगर हम फार्मूला लिखे डाइमिथाइल ईथर का, तो ये फार्मूला क्या बनता है? तो डाइमिथाइल ईथर का फार्मूला आपका बनेगा C2H6O, राइट? C2H6O. ओके, अब इसका फार्मूला लिखिए. इसका फार्मूला भी क्या बनेगा? 2 कार्बन है तो C2, 3, 2, 1, 6 हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन 1, C2H6O, राइट? अब यदि मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये C2H6O क्या है, ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज C2H6O, तो आप क्या कहोगे? इथेनॉल बोलोगे कि डाइमिथाइल ईथर बोलोगे? ओके, तो C2H6O जो है ये दोनों भी है. C2H6O ये डाइमिथाइल ईथर भी है, C2H6O ये इथेनॉल भी है, दोनों भी है.
मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हो C2H6O के केस में, तो यहाँ पे आपको सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है ना, C2H6O, ये भी और ये भी, सो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दैट इज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, बराबर है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है दोनों में भी, पर दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, एक इथर है और दूसरा अल्कोहल है। देन स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज। अब स्पेशल अरेंजमेंट में चेंज मतलब कैसा? तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेता हूं, ओके, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ऊपर में OH है और नीचे में H है, ओके, एंड इधर H ऐसा ले लिया, ओके। तो ये एक मॉलिक्यूल है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है, तो उस केस में एक मिनट में यहां से इसको मिटा देता हूं, ओके। तो एक ये मॉलिक्यूल है, और दूसरा आपका जो मॉलिक्यूल आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उस केस में OH नीचे की ओर आ गया, OH नीचे गया, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, ये H और H। अब अगर आप ये मॉलिक्यूल को देखोगे, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में देखिए OH H, तो इनका जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग तो सेम है, बॉन्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इस मॉलिक्यूल में भी ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसमें OH जो है कार्बन को अटैच है, इस मॉलिक्यूल ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है, इसमें भी OH जो है कार्बन को अटैच है। तो बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं है, बॉन्डिंग सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम है। फिर डिफरेंस कहां पे आ गया? तो डिफरेंस ऐसा है कि पहले वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के नीचे में आ रहा है, डबल बॉन्ड के नीचे में जा रहा है, नीचे साइड में है। एंड सेकंड स्ट्रक्चर में OH जो है वो डबल बॉन्ड के ऊपर में आ रहा है, ऊपर में आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्पेशल अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट इन द स्पेस, एक नीचे की ओर है तो दूसरे में ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम बॉन्डिंग है, बट यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों जो है ये स्टीरियो आइसोमर्स है। क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स, ओके। तो यहाँ पे आइसोमर की डेफिनेशन क्या है? अब आपको ये बताने की मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताना मेरा जरूरी है कि आइसोमर्स पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं है या ऐसा कोई पेपर नहीं है, रिक्रूटमेंट एग्जाम हो या फार्मेसी का कोई भी एग्जाम हो, जिसमें आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन नहीं होता है, ओके। मैंने तो ऐसा कोई पेपर देखा नहीं है कि जिसमें आइसोमेरिज्म पे कभी क्वेश्चन आया ही नहीं हो। मुझे लगता है कि नियर अबाउट सभी पेपर्स में, चाहे वो DHS हो, सिपाही फार्मा का पेपर हो, MPSC ड्रग इंस्पेक्टर हो, UPSC ड्रग इंस्पेक्टर हो, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में आइसोमर पे क्वेश्चन जरूर आता है। मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा जिसमें कि आइसोमर पे क्वेश्चन नहीं है। अगर आपकी नजर में ऐसा कोई पेपर हो कि जिसमें आइसोमर पे क्वेश्चन नहीं है, तो प्लीज वो पेपर मुझे शेयर कीजिए, ओके। तो आइसोमर ये जो कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को तो आपने इन डेप्थ में पढ़ना ही पढ़ना है। जितना डेप्थ में आप इस कंसेप्ट को पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि इस कंसेप्ट में बहुत से पॉइंट्स आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से पॉइंट्स आते हैं। तो इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ना बेहद जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको आइसोमर्स को पढ़ना ही चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने SN1 नहीं पढ़ा, ठीक है, SN2 नहीं पढ़ा, ठीक है, चलेगा, बट अगर आप आइसोमर्स को नहीं पढ़ते हो तो फिर आपके करीबन मतलब एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है आइसोमर्स पे, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आइसोमर्स की जो कंसेप्ट है वो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक लिमिटेड है क्या? आइसोमर की कंसेप्ट ये फार्मेसी का ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आइसोमर की कंसेप्ट नहीं आती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, रैशनल ड्रग डिजाइनिंग, फार्मेकोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, ऐसा कुछ नहीं है जहां पे आइसोमर्स नहीं आते हैं। आप बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे आइसोमर्स आ जाएगा, फार्मेकोलॉजी पढ़ोगे आइसोमर आ जाएगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे आइसोमर आ जाएगा। तो आइसोमर की जो कंसेप्ट है यह कंसेप्ट सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। यह कंसेप्ट सब तरफ है, सब तरफ, पूरे फार्मेसी में आइसोमेरिज्म है। और अगर आपने आइसोमर्स को नहीं समझा तो आपका फार्मेसी का नॉलेज अधूरा है। आपको आइसोमर्स को समझना ही चाहिए, इट इज मस्ट फॉर यू।
तो आई होप कि आइसोमर की जो कंसेप्ट है वो डेप्थ में आप पढ़ोगे। ओके, नाउ एक्चुअली अभी यहाँ पे आज हमारा समय नियर अबाउट कंप्लीट होते आ रहा है। तो अभी मेरा टारगेट ये था कि माय टारगेट वाज कि आज ये जितने भी कंसेप्ट है ये सभी कंसेप्ट में आज क्लियर कर दूं आपकी। ओके, मतलब आइसोमर्स में भी आगे टाटोमेरिज्म है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो आइसोमर्स है, कंफर्मेशनल आइसोमर्स है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है। ओके, देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, मतलब पूरा आइसोमेरिज्म चैप्टर, देन एनांशियो